आदाब दोस्तों, आज 24 अक्टूबर है और 12 अहम खबरों में आपका खैर मकदम है। तुर्किश एयरलाइंस और पेगासस ने ईरान के कई शहरों के लिए अपनी परवाजें सुरक्षा कारणों से 1 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। वहीं इजरायली मंत्री बेन गिविर के बयान पर जर्मनी में शदीद मजम्मत की है, वहीं जिसमें उन्होंने गाजा से फलस्तीनियों को हटाने की बात कही थी। वहीं लेबनान ने इजरायली हमलों के खिलाफ संघर्ष विराम की मांग की है, जबकि हमास हिजबुल्लाह नेता सैयद हाशिम की शहादत पर फख्र और गम का इजहार किया है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां तुर्की में आतंकी हमला हुआ है। अभी अभी मिली ताजा खबर के मुताबिक अंकारा तुर्की में एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुख्यालय में कुछ अफराद को बंधक बना लिया गया था। इस हमले ने पूरे इलाके में खौफ और परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हमला किस मकसद से किया गया, इसका अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है, मगर हालात गंभीर हैं और फौरी तौर पर और जानकारी के लिए तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि गाजा में बचे हुए पत्रकारों का होगा कत्ल, और ये खुलेआम ऐलान किया गया है इजराइल द्वारा, जहां गाजा में बाकी बचे सहाफियों को कत्ल करने का इरादा रखता है इजराइल, ताकि वहां से किसी भी किस्म की खबर या मालूमात का तसलसल बंद हो जाए। इजराइल झूठे इल्जामात लगाकर 6 अल जजीरा के सहाफियों को दहशतगर्द कह रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम तलाल महमूद अरूकी का है, अला सलामा का है, अनस अल शरीफ का है, हुसाम शब्बात का है, इस्माइल उमर का है और अशरफ सराज का है। और ये 6 रिपोर्टर अल जजीरा के सहाफी हैं। यह कदम न सिर्फ सहाफ़ी आज़ादी पर हमला है, बल्कि हकीकत को छुपाने और दुनिया को गुमराह करने की एक बड़ी साजिश भी है। जहां आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि तुर्की के मंत्री ने इस घटना को लेकर के बड़ा ऐलान किया है, जहां तुर्की में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, 3 की मौत और 14 लोग जख्मी हुए हैं। तुर्की के वजीरे दाखिला ने यह बताया कि अली यारिल्किया ने ऐलान किया कि अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 2 दहशतगर्द को बेअसर कर दिया गया है। इस हमले में 3 अफराद की मौत हुई है और 14 जख्मी हुए हैं। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की हत्या का ऐलान कर दिया है और तस्दीक की है, जहां हिजबुल्लाह द्वारा जारी एक बयान में इस पूरे बयान को लिखा गया, जहां कहा गया कि मोमिनों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा निभाया। उनमें से कुछ वे हैं जिन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी, और उनमें से कुछ वे हैं जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं किया। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है कि हम शहीदों और मुजाहिदीन की कौम, प्रतिरोध और फतह की उम्मत से एक महान रहनुमा, एक महान शहीद की शहादत की खबर का ऐलान करते हैं, जो कि बैतुल मुक़द्दस के रास्ते पर शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हजरत आयतुल्लाह सैयद हसीम सैफुद्दीन, अल्लाह ताला उन्हें अपने रहमत में रखे, एक जालिम और हमलावर जियोनिस्ट हमले में अपने मुजाहिद भाइयों के साथ शहादत प्राप्त की। सैयद हाशिम ने अपने भाई हिजबुल्लाह के सबसे सम्मानित और कीमती शहीद हजरत सैयद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल के साथ शामिल हो गए हैं। वे अपने भाई के लिए सबसे अच्छे साथी और हमदर्द थे, जैसे कि अब्बास अलैहि सलाम ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहि सलाम के लिए थे। वे उनके भाई, साथी, झंडा उठाने वाले, भरोसे का स्रोत और मुश्किलात में एक बड़ा सहारा थे। सैयद हाशिम ने अल्लाह के दीन की हिमायत करने में अपनी जिंदगी गुजारी है, पूरी तरह से मजहबी नेक और अग्रीन रहे हैं, और उन्होंने हिजबुल्लाह इस्लामी प्रतिरोध और इसके समाज की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है।
उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी काबिलियत और वफादारी से निभाया और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विभिन्न संस्थानों और उनके कामों की क़यादत की है। वे अपने मुजाहिदीनों के करीब, अपने समाज के करीब और शहीदों के परिवारों से मोहब्बत करते हुए आखिरकार शहीदों के काफिले में शामिल हो गए हैं। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान सामने आया है, जहां ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन ने वाज़ेह तौर पर इशारा किया है कि अगर इजराइल कोई गलती करता है तो ईरान का जवाब बहुत सख्त होगा। उन्होंने दुश्मन हमें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जो जवाब उसे मिलेगा और जितनी बड़ी तबाही वो झेलेगा उसकी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम हर साजिश के खिलाफ तैयार हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा, जो कि सभी को भुगतना पड़ेगा। एक खुले तौर पर ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा धमकी दी गई है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि तुर्की ने रद्द की ईरान की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तुर्किश एयरलाइंस और पेगासस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई ईरानी शहरों, जिनमें तेहरान, शिराज और इस्फहान शामिल हैं, के लिए सभी उड़ानें अब निलंबित करती हैं। यह निलंबन 1 नवंबर तक जारी रहेगा, जहां एयरलाइंस ने यह बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं कि कब्र से हटेगा क्रॉस। ये इजराइल के मंत्री ने ऐलान किया है दोस्तों। जी हां, इजरायली सेना ने गाजा में शहीद हुए एक मसीही क्रिश्चियन सिपाही की कब्र से क्रॉस हटाने की मांग की है, जैसा कि जेरूसलम पोस्ट में यह बताया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में आईडीएफ के चीफ रब्बी के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि यहूदियों के कब्रिस्तान की पाकीज़गी को क्रॉस से नुकसान पहुंचता है और ये अपमानजनक है। मंत्रालय ने यह कहा कि कानून के तहत किसी भी फौजी कब्र पर क्रॉस या किसी और मजहबी निशान का लगना जायज नहीं है। यह विशेष रूप से हाइफा के फौजी कब्रिस्तान के लिए अहम है, जहां यहूदी फौजी भी दफन हैं। मंत्रालय ने इस फैसले को यहूदियों के कब्रिस्तान की पवित्रता की हिफाजत के लिए जरूरी बताया है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि 28 मार्कवा टैंक बीते 21 दिन में हिजबुल्लाह ने उड़ाए हैं, जहां 28 मार्कवा टैंकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमले हुए, जहां की इसके बारे में बताया गया। जहां पहले दिन हिजबुल्लाह ने 2 मार्कवा टैंक को मार गिराया, वहीं तीसरे दिन पर 1 मार्कवा टैंक को मार गिराया, वहीं 5वें दिन पर 3 मार्कवा टैंक को नष्ट किया है, वहीं 7वें दिन पर 2 मार्कवा टैंक को उड़ा दिया है। वहीं 8वें दिन की बात करें तो 1 मार्कवा टैंक के परकच्चे उड़ाए हैं। वहीं 10वें दिन की अगर बात करें तो 4 मार्कवा टैंक पर बड़ा हमला किया है। वहीं 12वें दिन पर 2 मार्कवा टैंकों को नष्ट किया है, तो वहीं 14वें दिन पर 3 मार्कवा टैंक को उड़ाने का काम किया है। वहीं 16वें दिन पर 2 मार्कवा टैंक उड़ाए गए हैं, तो वहीं 18वें दिन पर 3 मार्कवा टैंकों को निशाना बनाया गया है और 20वें दिन पर 5 मार्कवा टैंक को उड़ाने का काम किया गया है, जिसमें कुल मार्कवा टैंकों को हिजबुल्लाह द्वारा उड़ाने की संख्या 28 पहुंच चुकी है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि हमास का बड़ा बयान सामने आया है, जहां हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने सैयद हाशिम सैफुद्दीन, जो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख थे, उनकी शहादत पर फख्र और गम का इजहार किया है। अपने बयान में अल-कस्साम ब्रिगेड ने सैफुद्दीन के फ़लस्तीनी अवाम और उनकी मुज़ाहमत का समर्थन करने में एक अहम किरदार की सराहना की है। उन्होंने इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे को मजबूत करने में उनकी सालों से चली आ रही कोशिशों को उजागर कर दिया है। बयान में यह भी जोर दिया गया है कि सैयद हाशिम का कुदुस की जंग में और वसीयतर प्रतिरोध तहरीक में उनका कलंदी मर्तबा हमेशा याद रखा जाएगा, जो कि हमास की तरफ से यह ऐलान किया गया है।
वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल पर भड़का है जर्मनी। जी हां, जर्मनी के उप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कैथरीन डेशवोर ने बुधवार को इजरायली पुलिस मंत्री इतमार बेन गेविर के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने गाजा से फलस्तीनियों को हटाने और इस क्षेत्र में इजरायली द्वारा पुनर्वास की वकालत की थी। अपने इस बयान में डेशोर ने बेन गवीर की टिप्पणियों को अस्वीकार्य और उकसावे के रूप में दिखाया है। उन्होंने कहा कि जर्मन संघीय सरकार सबसे मजबूत शब्दों में इस बयान को खारिज करती है। जहां बर्लिन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि गाजा फलस्तीनी औरतों और मर्दों का है और इजराइल द्वारा इस क्षेत्र में पुनर्वास की कोई भी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगी और एक राजनीतिक हल, खासकर दो राज्य समाधान के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगी, जिसका जर्मनी लगातार समर्थन करता रहा है। और बेन गिविर ने सोमवार को गाजा सीमा के पास चरमपंथी इजरायली बस्तियों के सम्मेलन के दौरान यह विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने फलस्तीनियों के प्रवासन को बढ़ावा देने को ऑन गोइंग नरसंहार के लिए सबसे नैतिक समाधान के रूप में पेश करने का काम किया है, जिससे जर्मनी जो है खुल करके इजराइल के सामने खड़ा हो गया है। वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि लेबनान के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां लेबनान के कार्यवाहक सांस्कृतिक मंत्री मोहम्मद विसाम अल मुर्तदा ने बुधवार को अल मायदीन से बात करते हुए कहा कि इजरायली कब्जे द्वारा लेबनान पर आक्रमण एक पुराना मसला है, न कि केवल गजा और फिलिस्तीन प्रतिरोध के समर्थन में लेबनान की स्थिति का परिणाम है। अल मुर्तदा ने जोर दिया कि लेबनान अपने संघर्ष विराम की मांग और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 के लागू होने पर मजबूती से कायम है, जो लेबनान और इजरायली कब्जे के बीच दुश्मनी को खत्म करने का ऐलान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या लेबनान में नहीं बल्कि इजरायली कब्जा करने वाले ताकत के भीतर है। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान का आधिकारिक मौकिफ जमीन पर मौजूद प्रतिरोध के साथ पूरी तरह मेल खाता है और हर तरह का दबाव या धमकी नाकाम साबित होगी। अल मुर्तदा ने यह भी बताया कि जो लोग वास्तव में इस इलाके की स्थिरता और जंग के बढ़ने से चिंतित हैं, उन्हें इजराइल पर संघर्ष विराम लगाने के लिए काम करना चाहिए। लेबनान के पिछले संकटों पर टिप्पणी करते हुए अल मुर्तदा ने कहा, लेबनान जिन मनगढ़ंत संकटों से गुजर रहा है, उनका मकसद आज हम जो आक्रमण देख रहे हैं इसके लिए जमीन तैयार करना था। और उन्होंने ये भी साफ किया कि मुद्दा प्रतिरोध के साथ नहीं है दोस्तों, बल्कि इस वाकई के साथ है कि जिसने हमारे क्षेत्र में विभाजनकारी और विनाशकारी एजेंडे को लागू किया है। और अल मुर्तदा यही नहीं रुकते, उन्होंने ये भी साफ तौर पर इशारा किया कि लेबनान की राष्ट्रीय समझौता दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सरकार की जिम्मेदारी और अधिकार बताया गया है। वे इजरायली आक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उसके लिए जो भी लेबनान को कदम उठाने पड़ेंगे वो उसमें 1 इंच भी पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। वहीं आज की आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं, जहां यमन ने बड़ा ऐलान किया है। यमन सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य अब्दुल अजीज बिन हफ्तूर ने बुधवार को कहा कि यमन मजबूती से फलस्तीन और लेबनानी अवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने आधिकारिक शहीद याहिया सिनवार के लिए आयोजित एक जनाजा समारोह में कहा, आज हम इनकलाब के कायद उस मौकिफ को दोहराते हैं जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के पहले दिन से ही वाजे है कि हम गाजा के अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपनी तमाम कुव्वत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बिन हफ्तूर ने यमन की प्रतिरोध धुरी के प्रति प्रतिबद्धता को यमन की सोच और उसूल का हिस्सा बताया है और यह कहा कि हम इस धुरी को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसे फतह हासिल नहीं हो जाती। सना सरकार के वजीर आजम अहमद गालिब अल रहवी ने भी याहिया सिनवार की शहादत को सम्मानित करते हुए कहा कि शहीद कायद याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर की लकीरें खींची, दुश्मन के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की
उसकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की कमजोरियों को उजागर कर दिया और उसकी साजिशों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अल रहवी ने यमन के फलस्तीन के प्रति जारी हिमायत की पुष्टि की और कहा कि हमारे कायद रहनुमाई में यमन फलस्तीन अवाम के साथ बिना किसी झिझक और इन विचलन के खड़ा रहेगा और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रहेंगी। हमारे यमन में नुमाइंदे मुहाद अबू शमाल ने भी इस मौके पर कहा कि सिनवार की शहादत जिहाद को जारी रखने के लिए एक मजबूत ताकत है। हमारे कायद की शहादत हमें जिहाद जारी रखने की प्रेरणा देती है जब तक कि हम अपनी ज़मीन और अल कुदूस वापस न हासिल कर लें, अपने कैदियों को इज्जत के साथ घर न ले आएं और जायोनी ताकत को पूरी तरह से ख़त्म ना कर दें, जो कि बड़ा ऐलान यमन के ज़रिए किया गया है, जहां ये साफ तौर पर है कि जंग के दायरे यकीनन बढ़ रहे हैं। जहां इजराइल के हमलों की बात करें तो वो सिर्फ मजलूम लोगों को निशाना बना रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह लगातार अपने ऑपरेशंस को और घातक बनाता जा रहा है। वहीं हमास में याहिया सिनवार की शहादत के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब हमास खत्म हो गया, पर हमास ने यह बता दिया कि वो अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा।